नमस्कार दोस्तों, अनुज्ञान शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज हम लेकर चलेंगे, क्योंकि मैं इसको 3-4 पार्ट में लाना चाह रहे हैं। तो हम पार्ट वन में क्वेश्चन को लाऊंगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और बाधाएं। माना जाता है कि भारतीय समाज में अल्पसंख्यक जो दलित और महिलाएं ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से शिक्षा के मूर्ख मार्ग से भटके रहे। इन वंचित समूह की शैक्षणिक स्थिति और उनकी मुख्य समस्याओं का विस्तृत जो हम देखेंगे वो पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, ठीक है। पहला में देखेंगे महिलाओं की शिक्षा की स्थिति। महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और बाधाएं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक युग तक महिलाओं को शिक्षा के समान अवसरों से दूर रखा गया था। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि महिलाओं को ज़्यादातर शिक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाता था। कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय प्राचीन काल में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था थी। बाल विवाह की प्रथा और लड़कियों केवल घरेलू काम और पराया धन समझाने की संकीर्ण मानसिकता ने महिला शिक्षा को क्या किया? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उस समय बाल विवाह की व्यवस्था प्रथा थी और लड़कियों को सिर्फ घरेलू काम में ही यूज किया जाता था। समाज की मानसिकता ही यही थी। महिला शिक्षा को बहुत इसलिए नुकसान पहुंचा क्योंकि उसको शिक्षा ग्रहण करने ही नहीं दी गई। खैर, ये तो है। बाद में कुछ हैं जो विदुषी महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनको मिला था ये अवसर। मगर अधिकतर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल में वो मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा से वंचित रह गई थी। अब ये भी समस्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बहुत दूर थी और विद्यालय में लड़कियों के लिए सब अलग अलग व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि उनकी व्यवस्था वहाँ पर उतना नहीं था, तो लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी। आज भी मान के चलिए कि पुरुष की तुलना में महिला साक्षरता दर काफ़ी कम है। इसका कारण क्या हो सकता है? महिलाओं की शिक्षा समाज के आधे हिस्से को आर्थिक रूप से निर्भर और कमजोर बनाए रखती है, कि मान के चलिए। इन महिलाएं की शिक्षा की स्थिति और बाधाएं थी, क्योंकि मेनली रूप से महिलाएं एक पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको बोला ही जाता है कि वो उन्हीं के लिए बने। ये सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है जो उसको शिक्षा से दूर कर देता है। और इसी कारण है कि उनकी साक्षरता दर काफ़ी कम होती है। आज भी भारत देश के बहुत सारे राज्य में साक्षरता दर महिलाओं की बहुत कम है, लेकिन सरकार इस पर बहुत काम कर रही है। अनेकों योजनाएं ला रही है, कन्या उत्थान योजना, पैसा भी दे रही है। मतलब हर तरह से महिलाओं को लाने की आज की शिक्षा में उसको
मतलब समानता का अधिकार देने की बात कर रही है कि नहीं, पुरुष हो या महिला हो, दोनों को समान अधिकार मिले, समान शिक्षा मिले। खैर, ये अच्छा चीज़ है, होना भी चाहिए। तो आपको यही देखना है, सामाजिक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, बाल विवाह प्रथा और लड़कियों को केवल घरेलू काम और पराया धन समझने की संकीर्ण मानसिकता में महिला की शिक्षा को बहुत नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा और बुनियादी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का दूर होना, विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सुविधाओं की कमी उन्हें शिक्षा से दूर रखने का एक भी कारण है। आज भी पुरुष की तुलना में महिला साक्षरता दर काफ़ी कम। महिलाओं की अशिक्षा समाज के आधे हिस्से को आर्थिक रूप से निर्भर और कमज़ोर बनाए रखती है। चलिए अब एक दूसरा में आते हैं। क्या आता है? दूसरा में आता है दलित वर्ग। दलित वर्ग आपने सुना ही होगा, दलित वर्ग किसको कहते हैं। अब दलित वर्ग ऐसा एक वर्ग है जो हमेशा से, बहुत पहले से ही सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता जैसा शिकार उन लोगों ने रहा है। छुआछूत भेदभाव शुरू से ही उनके साथ रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा शिक्षा पर प्रभाव डालता है। भेदभाव रहेगा और छुआछूत रहेगी तो पर काफ़ी असर डालता है। आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। फिर जाति व्यवस्था, सबसे बड़ी मैटर ये भी रखता है कि जाति व्यवस्था भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जाति व्यवस्था के कारण इन लोगों ने पढ़ नहीं पाया और उन्हें पढ़ाई से वंचित रह गया। कारण क्या है? उसमें अस्पृश्य छुआछूत हो गया। भेदभाव के कारण निचली जाति, अगड़ी जाति, दलितों को निचली जाति बताकर उनसे छुआछूत भेदभाव किया गया, जिससे पढ़ाई से बहुत दूर ही रह गए हैं और असर भी काफ़ी उन पर डाला गया। अब एक तो कि निचली जाति से आते हैं, उनको दलित वर्ग को संबोधन किया गया और उसके बाद भी उनके पास अत्यधिक गरीबी, भूमि की कमी था। इसके कारण उनके बाल जो उनके वर्ग के बच्चों को कम उम्र ही बाल श्रम में लगना पड़ता था। सरकारी स्कूल में नामांकन के बावजूद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने पड़ते थे, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण बहुत सारे भेदभाव झेलना पड़ा, छुआछूत करना पड़ा, पढ़ाई उनकी नहीं हो पाई। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो कई जगह छिपे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से इस वर्ग के बच्चों को स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ है तो दलित वर्ग को पीछे जाने का यही मेन कारण है कि इनको जाति व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मायने रखा। सामाजिक भेदभाव का झेलना पड़ा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत भी इनको झेलना पड़ा। इनके पास क्या नहीं थी? इनके पास भूमि नहीं थी, एक गरीब थे। इसी कारण इनके लड़कों का भी बाल श्रम में जाना पड़ता था। बीच में पढ़ाई छूट जाता था। बीच में पढ़ाई छूट जाती थी।
तो ये सब कारण है कि शिक्षा में लोग पीछे रह गए। दलित वर्ग का मेन कारण यही सब है कि लोग पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि इनके सामने बहुत सारे परिस्थितियाँ थी, ऐसी थी जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग सरवाइव नहीं कर पाए, और किए तो थोड़ा बहुत आगे बढ़े। अब इसमें महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और बाधाएं थी। अब तीसरा अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक अब अल्पसंख्यक मतलब कम लोग हुए, मतलब कम है, बहुसंख्यक में नहीं है, वो छीट फूट में है। तो पिछड़ापन का एक ये भी कारण हो गया। जैसे मुस्लिम तथा और अन्य धार्मिक लोग जो मेनली रूप से अल्पसंख्यक है, तो पिछड़ापन का ये भी कारण हो गया, एक कमी हो गई। अभी फिलहाल आधुनिक शिक्षा की कमी में एक सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था। एक सच्चर कमेटी का एक रिपोर्ट है। उसमें साफ साफ कहना है कि मुस्लिम समुदाय एक बड़े हिस्से में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा की कमी है। मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा की कमी है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई परिवार बच्चों को केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा जैसे मदरसों तक ही सीमित रख पाते हैं। और ये भी है कि कई भाषाएं अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिससे वो पाठ्यक्रम को सही ढंग से समझने की असहज महसूस करते हैं। यह भी कारण है। और जागरूकता का भी अभाव है। जैसे छात्रवृत्ति और विशेष तरह का कुछ ऐसा योजना है, अगर इनकी सही जानकारी इनको नहीं मिला या इनकी ज़रूरतमंदों को तक वो योजना का लाभ इनके पास नहीं पहुंचा, ये भी एक पिछड़ेपन का कारण है। अब बात है कि सुधार कैसे होगा। सुधार भी तो होनी चाहिए। सुधार कैसे होगा, तो इसके लिए अनुच्छेद 15, 21 या 45 और 46 के तहत विशेष प्रावधान किए गए। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15, 21A, 45 और 46। इसमें सरकार द्वारा विभिन्न तरह के छात्रवृत्ति हो गया, मुफ्त में वर्दी, किताबें, हॉस्टल की सुविधा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो आपने देखा होगा, आप टीचर से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय आप देखे होंगे, इसका फॉर्म आते रहता है। जैसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इनकी पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। अब है कि इनकी पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है। तो सरकार का जो समाज की अपनी रूढ़िवादी सोच को बदलना पड़ेगा, और सरकार इन कल्याणकारी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर पूरी ईमानदारी से लागू करेगा, तभी इनकी पिछड़ेपन का दूर हो सकता है। अतः ये संभव नहीं है, और सरकार को जितने भी छात्रवृत्ति हो गया, हॉस्टल जितने भी है, इनके डोर टू डोर स्टॉप तक बताएंगे, मतलब उनकी संज्ञान में दिया जाएगा, उनकी मतलब परिचित कराया जाएगा कि आपके लिए योजना है, तब जाकर कहीं जाकर इनकी स्थिति सुदृढ़ होगी। अब एक क्वेश्चन 2 है। अब बोला जाता है कि प्राथमिक शिक्षा
प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। और देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक सर्व शिक्षा अभियान है। आप लोग इनसे भली भांति आप परिचित होंगे। ये 2001 में शुरू किया गया था। ये 2001 में अब देखिए, ये 2001 में चालू किया गया था। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। मतलब कहने का मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। इसके लिए यह एक सरकार का एक कार्यक्रम था जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को एक उच्च प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। एक अच्छा शिक्षा प्रदान करना था प्राथमिक लेवल पर। फिर एक दूसरा एक शिक्षा का अधिकार नियम आया था। RTE एक्ट 2009 में आया था। इसमें क्या कहा गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया RT 2009 में। इसमें 6 से 14 वर्ष के, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार में बदल दिया गया। एक्ट आ गया। ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। इसको एक्ट बना दिया गया 2009 में। और इसमें कहा गया कि अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार की, ये मौलिक अधिकार उनका है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ये उनका मौलिक अधिकार है। कब? 2009 में एक एक्ट आ गया। एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के लिए एक अनिवार्य शिक्षा बना दिया गया और एक मौलिक अधिकार उनको दे दिया गया। और मौलिक अधिकार हो गया तो मैंडेटरी हो गया, अनिवार्य रूप से हो गया। अब तो ये करना ही है गवर्नमेंट को। फिर एक मध्याह्न भोजन आया। मध्याह्न भोजन है, जिसको PM पोषण या मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इससे बच्चे, देखिए इसके पहले क्या होता था कि बच्चों में बहुत स्कूल में बच्चों की कमी होती थी। अब सरकार को लगा कि स्कूल में बच्चा रहेगा नहीं तो पढ़ेगा कौन। तो मतलब एक लाभान्वित के लिए, मतलब उसको अट्रैक्शन के लिए उन्होंने एक मध्याह्न भोजन योजना लाया। अब इसमें स्कूल के बच्चों को नामांकन एडमिशन के लिए उन्हें स्कूल में रोक रखने और उनके पोषण स्तर सुधारने के दोपहर को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। अब देखिए, अब सबसे पहले सरकार लाया। अब जिसको पढ़ने का मन नहीं हो, सुबह में आएगा भाग जाएगा। तो इसमें ऐसे समय में भोजन रखा गया ताकि बच्चा उतनी देर तक रहे और खाना खाए। अब इसके दौरान जब बच्चा रहेगा तो पढ़ेगा ही। तो ये भी सरकार का एक मंशा था कि नहीं, मध्याह्न भोजन रहेगा तो उससे पढ़ेगा। मुफ्त भोजन, क्योंकि बहुत की स्थिति भी ठीक नहीं थी, खाना की भी कमी थी, पोषण की कमी थी। सरकार इस सबको व्यवस्था की गई। सरकार का इसका एक कार्यक्रम योजना ही है, मध्याह्न भोजन योजना। अब तो PM पोषण के नाम से, मिड डे मील के नाम से भी जाना जाता है उसको। एक समग्र शिक्षा अभियान है। मध्याह्न भोजन योजना हो गया, मध्याह्न भोजना, इसको PM पोषण योजना भी कहा जाता है। अब एक हो गया समग्र शिक्षा अभियान। एक हो गया समग्र शिक्षा अभियान। इसमें क्या हुआ?
अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ये 2018 में प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को एकीकृत करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और अन्य योजनाओं को मिलाकर इसे शुरू किया गया था। ठीक है, एक निपुण भारत योजना है। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने की चीज़ है। एक निपुण ये 2021 में शुरू किया गया था। ये कितना में किया गया था? 2018 में। ये 2021 में शुरू किया गया था। इसमें था कि प्राथमिक कक्षा ग्रेड 3 के अंत तक हर बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सीखे। मतलब इसमें क्या था कि प्राथमिक कक्षा के ग्रेड 3 के अंत तक हर बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सीखे। ये था दूसरे क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन के लिए हम देखिए। अब एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य, छात्रों में इन लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास हेतु शिक्षा की भूमिका। इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे। विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य, तथा विभिन्न लोकतांत्रिक मूल्य तथा शिक्षा की भूमिका। संप्रभुता का अर्थ सोवर्निटी आप जानते होंगे। अब सोवर्निटी का मतलब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तत्व स्वतंत्र। यानी कहने का मतलब है कि भारत देश हर तरह से सोवर्निटी है, वो डिसाइड कर सकता है, वो हर तरह से डिफेंस कर सकता है। इसकी पूरी आज़ादी भारत को है, संप्रभुता है। संप्रभु राष्ट्र पढ़े होंगे आप लोगों ने। और असंप्रभु राष्ट्र हमेशा से देश की जनता में निहित होती है। समाजवाद, संप्रभुता, ये संप्रभुता। समाजवाद, सोशलिज्म आप जानते हैं, समाज के सभी वर्गों के बीच आर्थिक सामाजिक असमानता को कम करना। समाजवाद क्या है? सोशलिज्म मतलब इक्वलिटी है। मतलब हर वर्ग के बीच रुपया से हो या सामाजिक भेदभाव से हो, समानता को कम करना और सभी को प्रगति के समान अवसर देना, इसका मुख्य लक्ष्य समाजवाद कहलाता है। समाजवाद यानी समाजवाद यानी सम मतलब बराबर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सबको बराबर और असमानताओं को कम करना समाजवाद, ऐसे भी समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्ष पढ़े होंगे पॉलिटी में सब। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता, जिसको आज सेकुलरिज्म कहते हैं। इस पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता, इसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। देश में सभी धर्मों का समान आदर, संरक्षण और स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। ये हो गया लोकतंत्र। आप डेमोक्रेसी समझते होंगे। डेमोक्रेसी ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर क्या होता है, सरकार जनता द्वारा जनता के लिए जनता के माध्यम से चुनी जाती है। हर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं, ये भी आपको पता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता द्वारा चुना गया सरकार हो गया। पंथ निरपेक्ष में हम कह सकते हैं कि इसका किसी का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब सब धर्म बराबर है, सब धर्म का मान होगा। समाजवाद जान गए, मतलब समाज में भेदभाव, असमानता को कम करना समाजवाद कम है। संप्रभुता यानी सोवर्निटी, मतलब भारत
संप्रभु देश है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनली एक्सटर्नली डिसीजन डिफेंस सब लेने की इसकी पूरी आज़ादी है, तो हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। गणराज का मतलब होता है रिपब्लिक, इंग्लिश में बोला जाता है। गणराज मतलब होता है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी वंशानुक्रम ये नहीं होता है। मतलब ये जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इसका मालिक जनता ही है, लेकिन देश का सबसे बड़ा राष्ट्र होता है राष्ट्रपति। फिर हो गया न्याय। ये हर एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट है ये सब, आप ये सब ही लिख के चले आएंगे तो पास कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं देखा हूँ पिछली वीडियो पर बहुत आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कीजिए, इससे मोटिवेशन बनता है। अभी आपके लिए नया तो शुरू ही मैं किया हूँ। और शेयर भी कीजिए। अब जितना बढ़िया ग्रो करेगा, मैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहता है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगा आपको। आप देखते जाइए कैसे कंटेंट रहता है। इसके बाद मैं लूसेंट सीरीज ले आऊँगा, मैथ सीरीज ले आऊँगा, रीजनिंग सीरीज ले आऊँगा। बस 6 महीना आप मेरे साथ तैयारी कीजिए, बस 6 महीने, ज़्यादा नहीं कीजिए, ओनली 6 मंथ। और भी कुछ ऐसे फैकल्टी होंगे जो लाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आप 6 मंथ ही मेरे साथ रहिए, ज़्यादा नहीं रहिए। उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट कैसे नहीं होता। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। न्याय। अब देखिए, इसके हिसाब से तो प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। इसमें हर वर्ग के साथ कानून व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। स्वतंत्रता। इस वीडियो को ऐसा नहीं है ये पॉलिटी में भी पढ़ना है। इस वीडियो को आप बार बार करके पढ़ें, याद नहीं करना है, सुने समझे से बस। याद करने को फिर में नहीं रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा आपसे। अब देखिए, स्वतंत्रता क्या होता है। अब स्वतंत्रता क्या है आप भी जान रहे हैं कि हमारे विचार हो गया, विभक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना, यानी हर वर्ग करने की पूरी स्वतंत्रता हमें है। बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, खेलने की आज़ादी है। इसी को तो स्वतंत्रता कहते हैं। अब समता या समानता। अब समता या समानता किसको होता है। अब देखिए, समता या समानता यानी कानून के समझ सभी समान है। कानून के समझ समान, समता मतलब समान, समानता मतलब समान, यानी कानून के समझ जितने भी हम लोग नागरिक हैं वो सब एक समान है। आर्टिकल 14 कहता है ना, समाज के पिछड़े या वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के लिए विशेष अवसर देना भी इसमें शामिल किया गया है। एक बंधुत्व है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी। अब देखिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा बोलते हैं, है ना। अब देश के सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। तो ये चीज़ है। अब कहने का मतलब है कि छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास कैसे होगा। छात्रों में
लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास। अब देखिए इसमें, अब देखिए देश के प्रति छात्रों का एक जिम्मेवारी भी है। जिम्मेवारी है, संवैधानिक हो या लोकतांत्रिक हो, सभी तरह से एक देश के नागरिक होने के कारण एक जिम्मेदारी भी उनको मिला हुआ है। ठीक है, अब इनको हर तरह से देखते हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, जितने भी सिलेबस हैं, जैसे इतिहास है, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अब जितने इसमें सिद्धांतों हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं, मतलब उनकी हिस्ट्री है, उनकी कहानी है, और जो मानवाधिकार को शामिल कर छात्रों को जागरूक किया जाता है। अब देखिए किताब में उनको पढ़ाया जाता है, स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है, आप पढ़े होंगे फ्रीडम फाइटर्स में, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी है, गरम दल, नरम दल, एगो न्यूट्रल दल। मतलब कहने का मतलब है कि उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको पीछे से सीखना होता है कि उनके आगे क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, उनकी क्या भूमिका रहना चाहिए, ये छात्रों का है। अब वही स्कूल में जाते हैं, छात्र लोग स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर डिक्टेटरशिप तो नहीं चलता है, वहाँ पर तानाशाही तो नहीं चलती है, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यानी जहाँ पर हर छात्र अपना हर प्रकार से आज़ाद होकर, फ्री होकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो जब ऐसे बच्चे जब ऐसे सर्किल में जब ढलते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन, उनको क्या जिम्मेदारी है, उनको सब सीखने को मिलता है स्कूल में। वहाँ डिसिप्लिन रहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था रहता है, वहाँ पर हर तरह से बच्चे एक अच्छे वे में, एक डिसिप्लिन वे में, एक जिम्मेदार के रूप में वहाँ पर ढलते हैं। अब छात्रों का उसमें भी भूमिका होती है। अब उसको कैसा समझाएं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, नाटक और बाल संसद के आयोजन के छात्रों को छात्रों के नेतृत्व क्षमता कि सभी छात्रों से समान व्यवहार करता है। छात्र स्वतः ही समानता और न्याय के मूल को अपना लेते हैं। अब देखिए कुछ कम्युनिटी सर्विस है, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो, जब छात्र विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर काम करते तो उनमें फ्रेटर्निटी या बंधुत्व और सहानुभूति की भावना होती है। मतलब हर एक तरह से कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि हर तरह से उनकी भूमिका कैसे होगी, उसमें छुआछूत हो गया, रिश्ता ना आएगा, मिलजुल के काम करेंगे तब जाके उनकी भूमिका होगी। अब देखते हैं हम शिक्षा में प्राकृतिकवाद शिक्षा में प्राकृतिकवाद, अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, शिक्षा में प्राकृतिकवाद को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो बालक के लिए ही होता है। अब प्राकृतिकवाद किताबों का रटने का विरोध करता है, प्राकृतिकवाद किताबों को रटने का विरोध करता है, आप कहता है कि अनुभवों से सीखने का। अब प्राकृतिकवाद में
अब इसमें एक रूसो का कहना था प्रकृतिवाद में, रूसो का कहना था कि बच्चे को सीधे गुण या सत्य सीखने के बजाय उन्हें अवगुणों और गलतियों से बचना चाहिए। ये रूसो का कहना था। ये रूसो का सीधे बच्चों को कहना था कि सीधे गुण या सत्य सिखाने के बजाय उन्हें क्या करना चाहिए, अवगुणों और गलतियों से बचना चाहिए। इसमें बच्चों पर किसी प्रकार के बाहरी दबाव या डंडे के दम पर अनुशासन बनाने का विरोध किया जाता है। अब देखिए प्रकृतिवाद क्या कहता है, कैसे समझेंगे। प्रकृतिवाद वो जो प्रकृतिवाद जो है वो शिक्षा बालक के लिए ही खास बना है, ठीक है। इसमें रटने के बजाय क्या करते हैं, रटने के बजाय समझने पर बल देते हैं, सीखने पर बल देते हैं, अनुभवों पर बल देते हैं। इसमें एक रूसो है, उन्होंने कहा कि बच्चे सीधे गुण या सत्य सिखाने के बजाय अवगुणों और गलतियों से बचाना चाहिए और बच्चों को किसी प्रकार का बाहरी दबाव या डंडे के दम पर अनुशासन बनाने का विरोध किया जाता है। ये प्रकृतिवाद कहता है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि प्रकृतिवाद ने आधुनिक शिक्षा के नींव को बदलने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रकृतिवाद जो अपना सिद्धांत दिया वो बच्चों के हित और बालों के लिए ही बना है। अब क्या है कि आजकल के जो सिस्टम आ रहा है उसमें उसका योगदान भी अच्छा है, आ रहा है उसमें। अब रटने की परंपरा को ख़त्म करना हो रहा है और सीखने की व्यवस्था को चालू किया जा रहा है। अब अनुभव द्वारा प्रैक्टिकल करके सीखा जा रहा है, खेल खेल में सीखा जा रहा है। सीटेट पढ़ते होंगे आप लोग, तो उसमें पूरा एकदम दिया हुआ है। चाइल्डहुड ग्रोइंग आप पहले पढ़े है ना, तो इसमें चीज़ है, खेल खेल में सिखाया जा रहा है। पद्धतियों को जन्म दिया जा, नया नया आधुनिक पद्धतियाँ को जन्म दिया जा रहा है ताकि वो सीखे। तो नवीन जो पद्धतियाँ हैं, उसमें नए तरीके, हर तरीके को व्यवस्था किया जा रहा है। रटने की परंपरा खत्म, इसमें क्या दे रहा है, अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल खेल में सीखना, खेल खेल में सीखना। और क्या है, आधुनिक पद्धतियों का जन्म हो रहा है। जन्म में विकास हो रहा है ताकि बच्चे नए नए तरीके से सीखें। अब देखिए, बालक पर मनोवैज्ञानिक का भी महत्व है। अब इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए, अब बच्चे पर ये भी असर डालता है, बच्चे की आयु, उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब को मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी ध्यान रखना चाहिए, तब जाके शिक्षा में विकास होगा। अब प्रकृतिवाद कहता है कि यदि बच्चा गलती करता है तो प्रकृति उसे खुद सजा देगी। जैसे में आग छूने पर हाथ जल जाएगा, इसमें बच्चा खुद सही व्यवहार सीखने लगेगा। ऊपर से कूदेगा तो नीचे गिरेगा तो चोट लगेगा।
चोट लगेगा तो अगली बार से वो नहीं कूदेगा, वो देखेगा कि मैं गिरूंगा तो चोट लगेगा। तो प्रकृतिवाद ये कहता है कि बच्चा अपने आप अनुभवों से सीखता है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये पढ़ लीजिए, 1986 की शिक्षा नीति, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आता ही आता है, या इससे संबंधित कुछ आएगा, लेकिन आएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा 10+2+3 पद्धति और महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। 1986 कहता है कि पूरी देश के लिए एक समान शिक्षा संरचना रहेगी। अब हर स्टेट अपने स्टेट लेवल पर ये नहीं करेंगे। इसमें है पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था, पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें लागू करेगा 10+2+3। ये 1986 का नीति है। अनुसूचित, इसमें कहा गया कि महिलाओं, विशेष करके महिलाओं और एससी समुदाय के और एसटी समुदाय की शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया है पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाएगा, विशेष तौर पर महिलाओं हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, एससी एसटी, इस पर विशेष जोर दिया गया। कब दिया गया? 1986 की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार। इसमें प्राथमिक शिक्षा और अब इसको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक ऑपरेशन चलाया गया। इसको में कहा गया कि स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं, जैसे कम से कम 2 कैमरे होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, खिलौना होना चाहिए। इसका एक योजना शुरू किया गया कि कम से कम स्कूल में 2 कमरे होने चाहिए। 2 कमरे होने चाहिए। 2 कमरे के बाद क्या होना चाहिए? 2 कमरे के बाद एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। प्लस नक्शा होना चाहिए। नक्शा के बाद खिलौना होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो। इस शिक्षा नीति कहता है कि इतना तो जरूरी रूप से होना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए नवोदय विद्यालय और उच्च शिक्षा का भी व्यवस्था किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, मतलब बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, प्रतिभावान हैं, तो उसके लिए क्या हुआ? मुफ्त आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना और उस शिक्षा के समन्वय के लिए यूजीसी को मजबूत करने का सुझाव दिया गया। क्योंकि हम नीति को अच्छा से समझते हैं, तो इसी को व्यवस्था किया गया। अब देखिए, एक है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार 1966 से 66 की प्रमुख संस्थितियों क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। आप पढ़ लीजिएगा या इसको बार बार पढ़िए। आप पहले वाले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन पढ़े होंगे, देखे होंगे कितना टच क्वेश्चन किया। अगर आप उसको भी आप लिख देते 2 बार 3 बार पढ़ के, तो आपको पासिंग मार्क्स तो कोई रोक ही नहीं सकता, कंफर्म है। आप थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो फिर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, समझिए। तो शिक्षा है 1966
शिक्षा आयोग 1964-66 क्या कहता है? देखिए ये क्या कहता है। इसके अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। शिक्षा आयोग 1966 से 66 का DS कोठारी, इसे कोठारी आयोग से भी कहा जाता है। इन्होंने, आप एक चीज़ मान के रखिएगा, भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत बड़ा रोल इनका था, बहुत बड़ा रोल इनका था। इनका एक वाक्य है कोठारी आयोग का, भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इनका एक वाक्य था, इन्होंने कहा जाता है कि इनका एक वाक्य था कि भारत के भाग का भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। उसकी कक्षाओं में हो रहा है। तो हम ऐसे भी समझ, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी, डॉक्टर S कोठारी थे। कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान इनका है। इस आयोग का रिपोर्ट ही का पहला वाक्य ही था कि भारत के भाग का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसे आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा बात ये बोले। मतलब इसके पहले पढ़े कि 1986 की शिक्षा नीति, इसके लिए क्या क्या था? 2 रूम चाहिए था, खिलौना चाहिए था, मैप चाहिए था, नक्शा चाहिए था। उसी के पास उसके बाद 1964-1966 में पहले इनका आयोग था, शिक्षा आयोग था, उसमें ये बोले थे बात को। तो इससे हो सकता है कि कितनी बड़ी बात बोले थे और कितने दूरदर्शी थे, आप सोच नहीं सकते। अब सबसे पहले आयोग ने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था में जो इसकी शिक्षा व्यवस्था थी, वो इनकी जो दोष था, शिक्षा व्यवस्था में आने वाली जो रुकावटें थी, दोष थी, उनको गुणात्मक तौर पर सुधार करने के लिए सिफारिशें की। अब क्या क्या सिफारिश था? उनके का नाम था कि शिक्षा और उत्पादन, मतलब एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब इनके अनुसार आयोग का कहना था कि आर्थिक जो विकास है उत्पादकता से होनी चाहिए। गुणात्मक सुधार के लिए वो कुछ अलग अलग पॉइंट बताए। जैसे बोले कि विज्ञान और गणित को स्कूली शिक्षा के पहले 10 वर्ष तक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। अब देखिए, कोठारी आयोग में सबसे पहले क्या किए कि अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। कोठारी आयोग से भी जाना जाता है और इनका एक आदर्श वाक्य था कि भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है ना। अब कोठारी आयोग था जो मतलब ये जो शिक्षा थी उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही थी उसको दूर करने के लिए काम पर लग गया था। अब बोले कि इसको कैसे सही करना है, तो उन्होंने सबसे पहले कि आर्थिक विकास उत्पादकता से होनी चाहिए। गुणात्मक सुधार के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन था, उनकी क्या क्या पॉइंट थी कि विज्ञान शिक्षा है जो 10 वर्ष तक सिलेबस मैंडेटरी बनाइए, मतलब छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, यानी 10 वर्ष तक यानी साइंस को मैंडेटरी कर दिया गया ताकि छात्रों का दृष्टिकोण था जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित हो। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो तो हर वर्ग में अच्छा काम करेगा,
हर टेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स, मतलब हर वर्ग में वो आगे जाएगा। और फिर दूसरा पॉइंट बताया कि वो वर्क एक्सपीरियंस। अब कहे कि किताबी ज्ञान के स्थान पर हाथों से काम करने को शिक्षा को अभिनव बनाया। मतलब अब कहे कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा है कि उसको काम प्रैक्टिकल करवाओ। कोठारी आयोग का जो था, बोला कि विज्ञान को 10 वर्ष तो मैंडेटरी कर दो और ज्ञान के किताबी ज्ञान के स्थान पर उसे काम करवाओ। और क्या था, और बोला गया कि इसको वोकेशनल कोर्स शुरू करो। जैसे आज बीएड क्या है, वोकेशनल कोर्स ही तो है। तो बोले कि इसका व्यावसायीकरण करो, मतलब ताकि छात्र आत्मनिर्भर बने। अब आत्मनिर्भर बनेगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, देश को भी, खुद को भी, लोगों को भी। तो मतलब कोठारी आयोग ने बहुत अच्छा दूरदर्शी सोच वाले थे। अब एक चीज़ और थे कि कॉमन स्कूल सिस्टम था, सामान्य स्कूल प्रणाली कैसे चले। तो शिक्षा में भेदभाव मिटाने के लिए समान अवसर देने के आयोग ने समान स्कूल शिक्षा भेदभाव प्रणाली का वकालत कर दी। इसके तहत अमीर और गरीब दोनों वर्ग के बच्चे क्या हो गए, अपने पड़ोस के एक ही सरकारी सहायता स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे, जिसके सामाजिक समरसता बढ़ेगी। अब जब एक साथ पढ़ेंगे, आप खुद सोचिए कि जब एक साथ पढ़ेंगे तो दोस्त बनेंगे तो क्या नीच क्या ऊंच वो सब पीछे रह जाते हैं, सबसे बड़ी दोस्ती होती है। तो सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए अमीर गरीब सबको एक ही स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए, गरीब हो या अमीर हो। भाषा नीति, अब देखिए भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को व्यवस्था रूप में लागू किया। जैसे मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले परिवार से ही सीखता है, फिर आस पड़ोस से सीखता है। तो जब मातृभाषा नहीं रहेगा तो स्कूल में जाएगा तो उसको डिफरेंस भाषा मिलेगा, और जब डिफरेंस भाषा मिलेगा तो उसको असुविधा होगी, शिक्षा में पढ़ने में असुविधा होगी। तो सबसे पहले इन्होंने लागू करवाया क्या कि वो अपने मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा या क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। अब जैसे अन्य भाषाएं, जैसे हिंदी भाषी राज्य क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी, तथा हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ कोई भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा दक्षिण भाषा के लिए सिखाई जानी चाहिए थी। तो ये सब है ना। अब शिक्षकों की स्थिति भी हुआ कि टीचर है, एजुकेशन है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर इसके लिए भी हुआ। और अब देखिए, अगर कोई स्कूल में कोई शिक्षक पढ़ाता है तो बच्चा कैसा बनेगा तो डिपेंड करता है कि शिक्षक पर, शिक्षक उसे किस तरह का शिक्षा दे रहा है, कैसे वो क्लासरूम में बिहेव कर रहा है, डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से जाएगा। तो आयोग ने शिक्षकों के स्तर को उठाने के लिए मजबूत सिफारिश की थी। अब देखिए, अब शिक्षक मन से कैसे काम करेगा, जब उसको सैलरी मिलेगा तो सरकार भी कुछ और भी करवाना चाहेगी तो वो आराम से करेगा। तो इस शिक्षकों के वेतनमान, सैलरी और सेवा शर्त में सुधार किया गया। तो ये सब था। अब आपको उसको सेवामान हुआ, शर्तों को सुधार किया गया। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ ताकि वे नई शिक्षण पद्धतियों अवगत रह सके। जैसे बीएड डीएलएड कॉलेज स्तर पर बेहतर बनाया जाए, मतलब इस तरह का सिफारिश किया गया। अब आधुनिक शिक्षण विधि पर हम आपको बताए थे कि रटने की पुरानी पद्धति को छोड़कर क्रियात्मक एवं खोजी विधियों, जैसे मतलब अनुभवों के आधार पर, अब मतलब पहले रटने के बजाय उसको सिखाने पर बल दिया जाए। मतलब इस स्तर पर उसको एक्सपेरिमेंट मेथड में उसको कन्वर्ट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब पाठ्य पुस्तक निर्माण में स्वायत्ता संस्था हो ताकि कम कीमत पर बेहतर पुस्तकें लगातार अपडेट होकर बच्चों को मिल सके, ये भी किया गया। अब कहा गया कि वार्षिक लिखी जो परीक्षा आधार पर छात्र का फैसला करने के बजाय वर्ष भर चलने वाले आंतरिक मूल्यांकन को लागू किया जाए। मतलब इस तरह के कोठारी आयोग का लागू किया गया।
अब देखिए, कोठारी आयोग की इन्हीं शर्तों के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का निर्माण हुआ था। 10+2+3 राष्ट्रीय शिक्षा संरचना लागू की गई थी। तो ये चीज़ है इसके लिए। अब एक चीज़ है कि शिक्षा में आदर्शवाद का दृष्टिकोण। अब शिक्षा में आदर्शवाद के दृष्टिकोण क्या हो सकता है? अब देखिए, आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म है और भौतिक संसार की तुलना में आध्यात्मिक संसार विचार सर्वोच्च मानी जाती है। अब इसमें शिक्षा का अंतिम उद्देश्य की आत्म अनुभूति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। आदर्शवाद, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि आदर्शवाद में होता है कि बच्चा का जो रुचि होता है ना, वो सीमित नहीं होता है और संपूर्ण मानव जाति के अनुभव और संस्कृति के मूल्यों पर आधारित होता है चीज। अब आदर्शवादी विचार प्लेटो ने मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए 3 शाश्वत मूल एक सिद्धांत दिए थे। बोले थे कि सत्यम, ट्रूथ, शिवम, गॉडनेस और सुंदरम, ब्यूटी को आधार मानकर पाठ चर्चा को विभाजित किया है। अब भौतिक गतिविधियां क्या हो सकती है? भाषा और साहित्य है। अब देखिए, भाषा और साहित्य क्या हो सकता है? विचारों को अभिव्यक्त करने और महान विचारों को समझने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। भाषा क्या है? मतलब अभिव्यक्त करने के लिए हम बात करते हैं। और साहित्य क्या है? उसके साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे इतिहास और भूगोल हुआ, इसमें क्या होता है? क्रमिक विकास और संसार को जानने के लिए है। विज्ञान और गणित का क्या है? विज्ञान तार्किक सोच को ग्रोथ करता है तथा गणित क्या है? बौद्धिक स्पष्टता विकसित करने के लिए है। तो ये चीज़ है। नैतिक और सामाजिक गतिविधियाँ क्या है? गॉडनेस की प्राप्ति के लिए। अब देखिए, धर्म और दर्शन क्या है? जीवन के गहरे अर्थ, सही गलत के भेद और आध्यात्मिक चेतना को समझने के लिए धर्म और दर्शन के हम लोग अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र समाज में एक आदर्श और अनुशासित नागरिक के रूप में व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए है। नीति शास्त्र समाज कैसे चलेगा, क्या चलेगा। नीति शास्त्र ही हम लोग समाज का एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक अनुशासित नागरिक के रूप में व्यवहार करने के लिए जरूरी। फिर ब्यूटी था, सुंदरम था। तो इसमें कला और कविता का हुआ। कला क्या है भाई? प्रकृति और ईश्वर की सुंदरता को महसूस करने और उसे कला के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए है। ये भी है। कला और कविता क्या है? प्रकृति और ईश्वर की सुंदरता। और फिर संगीत है मन की शांति और आत्मा का संयोजन के लिए। तो ये शिक्षा में आदर्शवाद का दृष्टिकोण। अब मूल्य के एक स्रोत चलेंगे। आज हम इस क्वेश्चन के बाद ही हम विराम दे देंगे, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है और हमारे पास अभी 12 बजने को है। तो आप इतना पढ़ के जाइएगा, सफिशिएंट है। इतना ही पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार समझ लीजिए क्या है, और फिर पूरा पेज भर देना है। इतना समझ जाइएगा तो काफ़ी पेज आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, मूल्य के प्रमुख स्रोत है। मूल्य के प्रमुख स्रोत है। अब मूल्य के प्रमुख स्रोत में क्या होते हैं? परिवार होते हैं। अब देखिए, इसमें परिवार में क्या होता है? बच्चा सबसे पहले परिवार से ही संस्कार और मूल्य सीखता है। सब कुछ जानता है कि जैसे माता पिता का संस्कार होगा, बच्चा उसी तरह से सीखेगा। आपसी प्रेम, ईमानदारी और अनुशासन को देखकर बच्चे प्राथमिक मूल्यों का निर्माण करते हैं। यानी बच्चे हर चीज़ से, माता पिता हो गए, परिवार में बच्चे हो गए, ईमानदारी हो गया, अनुशासन हो गया, वो सब देखकर बच्चे सीखते हैं। और समाज के अपने कुछ नियम होता है।
उससे ही बच्चे सीखते हैं, जैसे रीति रिवाज हो गया, परंपराएं होती है, समाज में रहने के तौर तरीके होते हैं, बड़ों का सम्मान करना होता है। ये सब कैसे मिलता है? ये सब संस्कृति से ही मिलती है। अब बच्चों इन्हीं से सीखते हैं। और फिर देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ हो गया, महापुरुष का विचार, आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाएं, मनुष्यों को दया, करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे नीतियों मूल्य को भी सीख लेते हैं। ये सब भी सीखने में बहुत ज़्यादा अहम यूजफुल है ना। अब देखिए विद्यालय में अब वो तो स्तर अपने देखिए, वो सबसे पहले परिवार स्तर पर, फिर समाज स्तर पर, फिर बच्चा तो विद्यालय जाएगा। विद्यालय में क्या सीखेगा? वहाँ पर अपने रूममेट से कैसा बिहेव करते हैं, यानी सहपाठियों से कैसा व्यवहार करते हैं। पाठ्यक्रम में एक दूसरे को सहयोग बच्चे करते हैं, एक दूसरे से न्याय, समानता, समरसता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपने एक दूसरे में बच्चे विकास करते हैं। तो फिर ये भी है, और वहाँ जाते हैं तो देश का संविधान नागरिकों को अधिकार कर्तव्यों का बोध कराता है, जिसे देशभक्ति, कानून का पालन करना और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य विकसित होते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। मूल्यों की प्रमुख स्रोत क्या है? बस पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पॉइंट जब आपको नोट रहेगा, याद रहेगा, तो आराम से लिख सकते हैं। इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव कौन नहीं जानता? पर्सनल एक्सपीरियंस, जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे विफलता हो, सफलता हो, चिंतन हो, कष्ट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उस सब पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो हम इस तरह से मूल्यों के प्रमुख स्रोत पढ़े, परिवार हो गए, समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, शिक्षा और विद्यालय, संविधान, कानून, व्यक्तिगत अनुभव, ये सब है। तो मैं आज ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा मैं वीडियो को, मैं ही विराम देना चाहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ एकदम हम चलेंगे। हमको जहाँ तक लगता है कि बच्चे को कैसे आगे जाना है, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। आप लोग का बस कृपा होना चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि अब लाइव आ सके चैनल पे। अभी नहीं आ पा रहे हैं, अभी अपडेट नहीं हुआ है। इसके बाद हम सीटेट का भी सीरीज लाएंगे। अब देखिए, पढ़ने से नहीं खाली होता है, मेन सीरीज भी होती है, सेट भी होता है। हम लोग सेट को पूरी तरह से बस आराम से उसको निकालेंगे, पूरी डिस्कशन के साथ, पूरा एकदम फिगर के साथ पढ़ेंगे। तो मैं ही विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद।